सबसे बड़ी खबर कि अब वो घड़ी आ चुकी है जब जनता को डिसाइड करना है कि किसकी बातों पर विश्वास करें, किसकी बातों पर वो मोहर लगाएंगे। ये कल तय करेंगी जनता। इसी से जुड़ा है आज सबसे पहले खबरों का सिलसिला। शुरुआत करते हैं सत्ता के संग्राम की। तो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा। सामग्री और दल रवाना हो चुके हैं। ग्वालियर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए एमएलबी कॉलेज से मतदान दलों की रवानगी हुई। कोरोना के चलते अब की बार मतदान दलों को मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग मशीन्स भी दी गई। इंदौर की सांवेर सीट पर वोटिंग के लिए नेहरू स्टेडियम से मतदान दलों को रवाना किया गया। वहीं सागर जिले की सुर्खी सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतदान दल ईवीएम और चुनाव सामग्री के साथ मास्क लेकर रवाना हो चुके हैं। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा सीट के लिए राजीव गांधी पीजी कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। यहां 388 मतदान केंद्रों पर वोट पड़ रहे हैं। वहीं आगर मालवा में उपचुनाव में पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान कर्मियों को सामग्री का वितरण हुआ है। सुबह से ही मतदान दलों को सामग्री का वितरण और उनकी रवानगी का क्रम जारी है। अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए ये सारे दल रवाना हो रहे हैं मतदान सामग्रियों को लेकर। अब की बार सुरक्षा चौकसी के साथ, निगरानी के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइज करने की व्यवस्था का खास ध्यान रखा जा रहा है। तो ग्वालियर, इंदौर, सागर, मंदसौर, आगर, इन तमाम जिलों में जब मतदान दल रवाना हो रहे थे उसकी सारी तैयारियां आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मतदान केंद्रों के लिए ये दल रवाना हो रहे हैं। उपचुनाव 28 सीटों पर अब की बार बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी मतदान दलों को भी बात अच्छी तरह से पता है कि अब की बार के मतदान सरकार के लिए जितने महत्वपूर्ण है उतना ही दलों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब की बार कोविड-19 के संक्रमण के बीच में पहली बार देश में इस तरह के चुनाव और प्रदेश में इस तरह के चुनाव हो रहे हैं। अब की बार मतदान दलों को सैनिटाइजेशन का, सोशल डिस्टेंसिंग का, इनका भी ख्याल रखना है। मतदाताओं से भी इनका पालन करवाना है और चुनाव की, निर्वाचन की प्रक्रियाओं के गाइडलाइंस का भी पालन करना है। 3 नवंबर को वोट पड़ने, मंगलवार सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगी। वोटिंग का समय बढ़ाया है ताकि लोग सुविधाजनक तरीके से बिना भीड़ के मतदान कर सकें। अलग अलग मतदान केंद्र अपने अपने निर्धारित जगहों से सामग्री लेकर रवाना हो चुके हैं। कई सारे मतदान दलों के रवाना होने का क्रम अब भी जारी है। मतदान सामग्री के वितरण के साथ साथ अब की बार मास्क, सैनिटाइजर और कोविड-19 की गाइडलाइंस का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखें आप, 6 तस्वीरें हैं अलग अलग। 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश में। मतदान दलों की रवानगी की ये तस्वीरें हैं। 3 नवंबर मंगलवार सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी। मतदान का वक्त 2 घंटे बढ़ाया गया है ताकि सुविधाजनक तरीके से बिना भीड़ के लोग मतदान कर सकें। इसके अलावा कुछ लोगों को घर पे ही पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा पहले दी जा चुकी है और अब मतदान सामग्री के वितरण के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, इनका भी पूरा निर्देश इन मतदान कर्मियों को मिला है। तो मतदान दलों की रवानगी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही घंटे शेष हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश पर 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, इसकी वोटिंग शुरू होगी। तो देखिए आप, ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मतदान दलों को सामग्री का वितरण आज सुबह से प्रारंभ किया गया। मुख्यालयों के ऊपर व्यवस्था की गई। लोकतंत्र का ये जो पर्व है, चुनाव जिसे कहा जाता है, ये प्रक्रिया काफी अब की बार सावधानी पूर्वक और सुरक्षित दूरी के साथ में संपन्न करवाई जानी है। इसीलिए अब की बार ज्यादा चुनौती है। उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 28 सीटें तय करेगी सरकार किसकी रहेगी या जाएगी।
और चलिए इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी तैनात हो गए हैं आपको तैयारियों का जायजा बताने के लिए कि किस तरह की क्या स्थितियां। नवीन सिंह भोपाल से जुड़ गए, दीपक यादव इंदौर से जुड़े हैं, सागर से विजेंद्र पांडे जुड़ गए हैं, ग्वालियर से नासिर गौरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नासिर, आपके साथ में। नासिर, स्थिति बताएं, क्योंकि सर्वाधिक फोकस उसी इलाके पर रहेगा। उपचुनाव की एक बड़ी वजह भी वहीं पर निहित है। देखिए, पूरे तो ग्वालियर चंबल संभाग की 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ये चुनाव बेहद खास है क्योंकि जिस तरह से आज देखने में ये आया कि इस बार चुनाव आयोग ने सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मतदान केंद्र बनाए हैं। यानी कि जो लोकसभा में नहीं बने, विधानसभा का जो चुनाव हुआ था 2018 में उस समय नहीं बने, लेकिन अब सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अकेले ग्वालियर जिले में 325 क्रिटिकल संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी, साथ ही वेबकास्टिंग से उसको देख सकेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़र है क्योंकि ये 16 ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें बेहद खास है, क्योंकि यहीं से तय होगा कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी हो। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मध्य प्रदेश का वही ग्वालियर चंबल इलाका है जहाँ से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया गया था। उसी संभाग की वजह से मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की वापसी हुई थी। लेकिन अब फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहेगी या फिर शिवराज सिंह चौहान फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यही से तय होगा। ऐसे में दोनों ही जो टीमें हैं, पार्टियां यानी कि कांग्रेस और बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर चुनाव प्रचार में लगाया था। बदजुबानी का दौर भी देखा गया, गद्दार वफादारी के बीच में देखा गया, मुद्दे कहीं ना कहीं खो गए। लेकिन अब जब कल मतदान है तो ऐसे में बेहद सबकी नजर है कि किस तरह से मतदान होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोरोना का दौर है, ऐसे में जो मतदान है उसका परसेंटेज कहीं ना कहीं कम रह सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने बेहतर व्यवस्था की है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान कराया जाए, सैनिटाइजर मास्क की व्यवस्था की गई है, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश दिया जाएगा जो भी व्यक्ति मतदान करने आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से तैयारी की है। लेकिन कहा जा सकता है कि इस बार मतदान का जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है क्योंकि कोरोना का दौर है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कई सारे प्रयास किए गए हैं, ऐसे में देखना होगा कि किस तरह का रहता है। खास बात यह है कि ग्वालियर चंबल संभाग में कल जो सबसे बड़ी वोटिंग है, यानी कि ज्योतिराय सिंधिया ग्वालियर पूर्व विधानसभा से वोटिंग करेंगे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है वो भी ग्वालियर पूर्व विधानसभा से वोटिंग करेंगे। तो ये लोग भी यहां से वोटिंग करेंगे। और यह भी कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की जो 28 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, कहीं ना कहीं ये जो नेता हैं उनके राजनीतिक भविष्य का भी एक चुनाव है कि किस तरह का उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो इस चुनाव में दांव पर लगा हुआ है। खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके 22 समर्थक विधायक, साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा, क्योंकि ये लोग इसी एरिया से आते हैं जहां पर उपचुनाव होना है और लगातार यहां पर चुनाव प्रचार में कमान संभाले रहे, लगातार कैंपेन करते रहे, डोर टू डोर कैंपेन करते रहे, देर रात तक कैंपेनिंग करते रहे, समाज की बैठकें रहते रहे, व्यापारियों की बैठक, हर वर्ग की बैठक लेते रहे। लेकिन इसका कितना रिजल्ट निकलता है ये तो 10 तारीख के नतीजे बताएंगे। लेकिन पूरा फोकस यही है दोनों ही पार्टियों का, 3 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान उनके तरफ हो सके। चलिए, वाकई में कई नेताओं के अस्तित्व पर, भविष्य पर, दोनों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इसीलिए सबने पूरा दम लगा दिया अब की बार प्रचार में। और उपचुनाव ये पूरी सरकार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। चलेंगे हम जो दूसरा बड़ा संभाग है जहां पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है, जहां दीपक इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, ये भी सक्रिय है, राजनीतिक तौर पर बड़ा एक्टिव इलाका है। क्या अब की बार पिछले चुनाव से डिफरेंट है व्यवस्थाओं के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल सत्ता का अगर रास्ता खुलता है तो मालवा निमाड़ से होकर ही खुलता है। और इस वक्त इंदौर और उज्जैन संभाग की 7 विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, जिसमें कि 2 SC की सीटें हैं, एक ST की सीट और बाकी सामान्य सीटें हैं। सबसे बड़ी और सबसे हॉट सीट है यहाँ पर इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा सीट, जहाँ पर कि मंत्री तुलसी सिलावट, जो कि सिंधिया के सबसे कट्टर समर्थक हैं, उनका मुकाबला प्रेमचंद गुड्डू से है। प्रेमचंद गुड्डू भी 11वां चुनाव यहाँ लड़ने जा रहे हैं और उनका भी एक राजनीतिक इतिहास रहा है। और दूसरी तरीके से कहा जाए कि सांवेर विधानसभा सीट को सबसे अति संवेदनशील विधानसभा सीटों में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक 75 लाख से ज़्यादा की नकदी बरामद जब्त की जा
की जा चुकी है। इसके अलावा 7 लाख से ज़्यादा की शराब यहाँ पर जब्त की गई और सबसे ज़्यादा फोकस अगर रहा है दोनों ही नेताओं का, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रहा हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का, इन मालवा निमाड़ की सभी सीटों पर रहा और खासतौर पर सांवेर सीट पर। और सबसे बड़ी किसी योजना की घोषणा भी की गई है तो सांवेर विधानसभा सीट पर 2400 करोड़ की नर्मदा सिंचाई योजना की घोषणा की गई। तो इस मायने से देखा जा सकता है कि सांवेर कितनी संवेदनशील विधानसभा सीट है। यहाँ पर 380 बूथ है, जिसमें से 120 बूथों को अति संवेदनशील बूथ माना गया है और कुल 7 सीट पर 40,000 से ज़्यादा नए मतदाता जो 18 से 19 साल के हैं वो पहले बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जाए कि कोरोना काल के मद्देनज़र चुनाव आयोग ने काफ़ी व्यवस्थाएं की है और कई तरह की यहाँ पर मतदाताओं को सुविधा देने की कोशिश की गई है और 80 साल से उम्र के दिव्यांग और कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने अपनी जिन्होंने सहमतियाँ दी थी उन सभी के मतदान हो चुके हैं। राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो पिछले दिनों जो चुनाव प्रचार रहा है, जहाँ पर कि किसान कर्जा माफ़ी, टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा तो हावी रहा है, इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे थे वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखे गए। चाहे वो यहाँ पर विकास की बात कर लें, चाहे हम हाटपिपलिया सीट पर सड़कों की बात कर लें या अन्य सुवासा सीट पर उद्योग धंधों की बात कर लें, तो ये मुद्दे भी काफ़ी गरमाए रहे और जो नारे निकल कर सामने आए, चाहे वो साधु और शैतान का मामला हो, चाहे कोई अन्य शब्दावली का मामला हो। यहीं से कैलाश विजयवर्गीय ने चुन्नू मुन्नू वाला बयान दिया था, तो वहीं सज्जन सिंह वर्मा ने भी कैलाश विजयवर्गीय को लेकर कई शोभनीय टिप्पणियाँ की थी। तो ऐसे तमाम जो मुद्दे रहे हैं यहाँ पर पिछले दिनों देखने को मिले और प्रत्येक विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक एक दौरा किया। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी कई जगह पर सभा हुई, लेकिन शुरुआती तौर पर जो माना जा रहा था, पुनीत की जो चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पूरे चुनावी चेहरा रहेंगे, लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उनका चेहरा पीछे होता गया और ये चुनाव एक तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच का आ गया और हर जगह पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहाँ पर जो भी सवाल उन्होंने पूछे थे और केवल बीजेपी जो रही है वो काउंटर की मुद्रा में ज़्यादा नजर आई। हर सवाल का केवल काउंटर किया गया है, डिफेंड किया गया है, लेकिन आक्रामक तौर पर भी कांग्रेस ने यहाँ पर काफ़ी कोशिश की थी। प्रचार लगातार धुआंधार होता रहा है। प्रचार की दृष्टि से देखा जाए तो हर सीट पर दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। अब देखना होगा कि मतदाता किसके ऊपर अपना भरोसा जताते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मालवा निमाड़ की जो 7 सीटें हैं वो आगे का रास्ता तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। विजेंद्र के पास चलते हैं। विजेंद्र, बुंदेलखंड में आप हैं, हालांकि सीटों की संख्या के लिहाज से भले ही यहाँ संख्या कम हो, लेकिन एक्टिविटी यहाँ काफ़ी ज़्यादा रही है। सबसे बड़ा चैलेंज जो दलों के लिए या निर्वाचन आयोग के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है, वो है ये टाइमिंग। एक तरफ त्यौहार, लंबा लॉकडाउन, बुरी स्थितियाँ उद्योग धंधों की, इनके बीच में ये चुनाव एक तरह से जनता पर ज़बरदस्ती आए हुए से लगते हैं। कितनी संख्या में लोग निकलेंगे, क्या ये सबसे बड़ा चैलेंज नहीं विजेंद्र? पुनीत, सबसे पहले तो जो कहा जा रहा है कि कहानी ग्वालियर से शुरू हुई थी, ग्वालियर में ही खत्म होगी, ये बात साफ है। लेकिन बुंदेलखंड भी उपचुनाव के इस रण में सहभागिता दिखा रहा है। बुंदेलखंड में भी चुनाव लड़ा जा रहा है। बुंदेलखंड की 2 सीटें हैं, सागर जिले की सुर्खी और छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा, जहाँ पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा विंध्य क्षेत्र की भी एक सीट है जो कि अनूपपुर है, यहाँ पर तीनों सीटों पर चुनाव लड़ा जाना है। लेकिन सुर्खी सीट, यानी सागर जिले की सुर्खी सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है। सुर्खियाँ लगातार चुनाव में बटोरती आई है। वजह यह है कि गोविंद सिंह राजपूत के इस्तीफे की वजह से यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और गोविंद सिंह राजपूत का नाम इसलिए लगातार चर्चा में है क्योंकि सिंधिया खेमे के सबसे बड़े सिपहसालार एक तरह से माने जाते हैं। याद होगा आपको, जब दल बदल हुआ था तब जो कांग्रेस, तत्कालीन कांग्रेस के जो तमाम विधायक थे बेंगलोर के एक रिसोर्ट पे रखे गए थे, वो तमाम जो घटनाक्रम था उसकी अगुवाई करते गोविंद सिंह राजपूत नज़र आए थे। और अब यहाँ पर उनका मुकाबला है, नज़र गोविंद सिंह राजपूत पे भी है, नज़र सुर्खी पर भी है और उनका मुकाबला पारुल साहू से है, जो कभी भारतीय जनता पार्टी की विधायक रह चुकी थी। 2013 का चुनाव में 141 वोटों से पारुल साहू ने गोविंद सिंह राजपूत को हराया था और इस बार फिर से 2 चेहरे आमने सामने हैं, लेकिन पार्टियां बदल गई हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भी दल बदल का एक मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा बना हुआ है। संक्षेप में अगर दीगर सीटों पर भी नज़र डाल लेते हैं तो बड़ा मलहरा सीट भी बेहद दिलचस्प चुनावी मुकाबला दिखाने जा रही है पुनीत, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से 2003 की जो सियासी रणनीति थी भाजपा की, उसको दोहराने की कोशिश की है। प्रद्युम्न सिंह लोधी वहाँ से इस्तीफा
इस्तीफा देने की वजह से प्रद्युम्न सिंह लोधी अब बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन कांग्रेस ने राम सिया भारती को चुनावी समर में उतारकर मुकाबला खासा दिलचस्प बनाया। साध्वी राम सिया भारती, जिस तरह से 2003 में उमा भारती ने का कैंडिडेचर था, वो लोगों को भाया था और फिर बड़ा मलहरा की विधायक बनकर उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया था। तो अब ये प्रयोग है, एक तरह से माना जा सकता है कि राम सिया भारती फिर 2003 के चुनावी समर की याद दिला रही हैं और कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर वहाँ 2003 जैसा कोई करिश्मा होता है तो कांग्रेस के पास भी एक बड़ा चेहरा, हिंदूवादी छवि वाला एक नेत्री होगी जो आगे जाकर दीगर राज्यों में भी स्टार प्रचारक की भूमिका निभा सकती है। खैर, ये चुनाव परिणाम तो आना है, लेकिन साथ ही साथ अनूपपुर जिले की भी बात कर लेते हैं। अनूपपुर में जो चुनाव होना है, बिसाहू लाल सिंह लगातार कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुनते आए गए। 5 बार के विधायक हैं, दिग्विजय सरकार में मंत्री बनाए गए, लगातार मंत्री बनाए गए। हालांकि कमलनाथ सरकार में मंत्री पद ना दिए जाने से उन्होंने खुलकर कई बार नाराज़गी जाहिर की थी और बाद में जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगभग उपचुनाव की नौबत आ ही रही थी, तब बिसाहू लाल सिंह भी कांग्रेस में बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस वजह से वहाँ पर बाई इलेक्शन की नौबत है और कांग्रेस ने इस बार विश्वनाथ कुंजाम को अपना प्रत्याशी बनाया है। विश्वनाथ कुंजाम व्यक्तिगत तौर पर एक अच्छे प्रत्याशी वहां पर माने जा रहे हैं और ख़ास तौर पर अनूपपुर के अगर हम मिजाज को समझते हैं चुनाव प्रचार के पुनीत, तो वहां पर व्यक्तिगत तौर पर चुनाव प्रचार हुआ है, व्यक्तिगत तौर पर हमले हुए हैं। भले वो आरोप लगा हो बिसाहू लाल सिंह पर कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा निदान निधि जो थी वो चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं को बांट दी, या उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी की दूसरी पत्नी पर आपत्तिजनक बयान दिए। ऐसे ही कुछ आरोप विश्वनाथ कुंजाम पर भी लगे, लेकिन आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच में चुनावी मुकाबला अनूपपुर का भी दिलचस्प है। इस बीच में इन तमाम सीटों पर अगर हम देखते हैं पुनीत, तो यहाँ पर तकरीबन 5000 का औसत हर सीट पर फर्स्ट टाइम वोटर्स का है और 29 साल तक का वोटर जो है वो 55,000 का है। तो इस तरह से देखेंगे कि हर सीट पर 30 साल से कम उम्र के मतदाताओं की संख्या करीब 60,000 के आसपास है और ये डिसाइडिंग फैक्टर तय हो सकता है। खास तौर पर कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर चल रही है वो जोड़ तोड़ की राजनीति को जनता पसंद करती है, युवा पसंद करते हैं, या वो बीजेपी के दावों पर भरोसा करते हैं, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना साफ है कि बुंदेलखंड की 2 सीट और विंध्य की 1 सीट पर भी मुकाबला तगड़ा है। चलिए, मुकाबला तगड़ा है, लेकिन मेरी नज़र सबसे ज़्यादा इसी बात पर रहने वाली कि इतने सारे चुनाव के बीच में क्या इस टाइमिंग पर इतनी बड़ी कैंपेनिंग के बाद भी लोग सामने आते हैं? क्या वोटिंग प्रतिशत जितना रहने की उम्मीद की जा रही है या इसके कम या ज़्यादा होने पर जो गणित लगाते हैं पंडित इस दिशा के, वो क्या कहेंगे और उनके लिए क्या आंकड़ा निकलेगा इससे, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे 2 और सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, सुधीर और नवीन, इनके पास में भी चलेंगे। तो मध्य प्रदेश का सत्ता संग्राम अब की बार 28 सीटों पर उपचुनाव की नौबत लेकर आया है और यहां से तय होगा कि सरकार रहेगी या जाएगी, किसकी सरकार बनेगी। सीधे नवीन के पास चलते हैं, भोपाल। नवीन, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही कि लोग कितना बाहर निकलेंगे, किस प्रतिशत में वोट करेंगे, दलों की मेहनत कितनी काम आएगी। अब की बार क्या बड़ा फर्क लग रहा है? पिछले कई चुनाव आपने भी कवर किए हैं। बिल्कुल, देखिए साल 2018 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तस्वीर कुछ अलग थी। उस वक्त 15 साल बाद सत्ता में कांग्रेस आई थी और 15 साल का एक सूखा खत्म किया था। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की थी उस वक्त तमाम अपने विकास वचन पत्र के ज़रिए, अपने कर्ज माफ़ी के सरीखे तमाम वादों के ज़रिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स बाहर निकलें और कांग्रेस को वोट करें। जो नाराज़गी बीजेपी की सरकार के खिलाफ थी, जो सत्ता विरोधी लहर थी, उसका असर भी हुआ। वोटिंग अच्छी खासी वोटिंग हुई और उसकी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में 15 साल बाद लौटी। लेकिन 2020 का जो उपचुनाव हो रहा है 28 सीटों पर, इसकी कहानी थोड़ी अलग है, इसकी तस्वीर काफ़ी अलग है। इस बार 28 उपचुनाव मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहे हैं और किसी चलती हुई सरकार के गिरने के बाद हो रहे हैं। जाहिर है कांग्रेस के पास फिलहाल उपचुनाव के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा है टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ। कांग्रेस ने बहुत मेहनत की है, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने, ज़मीन के कार्यकर्ताओं ने वोटर्स के जहन में ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि टिकाऊ और वर्सेस बिकाऊ की ही लड़ाई है। इस बार उनको सबक सिखाना है जिन्होंने चलती हुई कांग्रेस की सरकार को गिराया है। सीधे तौर पर इशारा ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके जो समर्थक जो विधायक हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी में, उनकी तरफ इशारा है और इस बार वो एक बार फिर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर सामने हैं। लिहाजा कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि वोटर्स के जहन को जगाया जाए और किसी भी तरीके से वोटर्स को घर से बाहर निकाला जाए, ताकि जो वोटर्स के बीच दिलों में जो नाराज़गी है वो गुस्से में तब्दील हो सके और वोटिंग ईवीएम मशीन तक जाते जाते वो सीधे गुस्से में तब्दील होकर कांग्रेस की
हक में वोट डले। अगर मैं सांची, चूंकि मैं भोपाल के आसपास की 2 सीटें कवर कर रहा हूँ, तो पुनीत मैं सांची और ब्यावरा का आपको हाल बताऊं, 75 से 80% वोटिंग 2018 में इन दोनों सीटों पर हुई थी। 75% वोटिंग सांची में हुई थी और तकरीबन 80% के आसपास वोट ब्यावरा विधानसभा सीट के लिए पड़े थे, और एवरेज जो 28 विधानसभा सीटों की वोटिंग थी वो तकरीबन 65 के आसपास की वोटिंग थी। लेकिन इन दोनों सीटों पर पिछली बार से ज़्यादा जो मामला है, रोचक मुकाबला जो है इस बार है। चूँकि सांची जो सीट है वो वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं, ज्योतिराज सिंधिया के समर्थक हैं, पिछली सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री रहे और ज्योतिराज सिंधिया के बड़े और कट्टर समर्थक माने जाते हैं, और सिंधिया के कहने पर इन्होंने पार्टी से बगावत की और एक बार फिर वो चुनावी मैदान में है। इस बार बीजेपी के टिकट से सामने हैं। लिहाजा कांग्रेस ने एक बहुत ही सामान्य कैंडिडेट को मौका दिया। मदन लाल चौधरी है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनके लिए पार्टी ने, कांग्रेस ने दिन रात एक कर दिया। सुखदेव पांसे उस सीट के कांग्रेस की तरफ से प्रभारी हैं, पूरी जान लगा दी है कांग्रेस की तरफ से, और बार बार ये दावा किया जा रहा है। चलिए नवीन देखेंगे जो दिलचस्प मुकाबले की जो तस्वीर आप बता रहे हैं, जिन पर आपकी नजर है, आपकी नजर से हम दर्शकों को भी दिखाएंगे। थोड़ा सा वक्त यहाँ कम है, सुधीर के पास चलते हैं। सुधीर, भिंड के हालात क्या है? बगावत सबसे बड़ा मुद्दा अब की बार के चुनाव में है, क्या बर्दाश्त होगा, एक तरफा रहेगा, एक बड़ा सवाल रहेगा? देखिए पुनीत, बिल्कुल अगर बात की है तो सारे मुद्दे एक तरफ, और जातिवाद का मुद्दा जो है वो सबसे ज़्यादा हावी चंबल अंचल के अंदर नजर आता है। मैं भिंड और मुरैना दोनों सीटों की बात करूंगा, क्योंकि 7 सीटें जो है लगभग जिम्मेदारी जो मिली हुई थी मेरे को कवर करने की, उन सभी सीटों पर अगर हम बात करें तो जातिवाद का मुद्दा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर भिंड की मेहगांव सीट जो है वो अपने आप में एक प्रतिष्ठापूर्ण सीट मानी जा रही है, जहाँ पर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपीएस भदौरिया का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे से है। हेमंत कटारे जो है मेहगांव में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिताजी सत्यदेव कटारे एक बड़ा नाम हुआ करते थे, कांग्रेस के एक बड़े नेता हुआ करते थे, और मेहगांव सहित लोकसभा का चुनाव वो यहाँ पर लड़ चुके हैं। लिहाजा ये सीट कांग्रेस के लिए कोई नई नहीं है, पर लेकिन कांग्रेस के अंदर जो दावेदार थे, जो माना जा रहा था कि शायद राकेश चौधरी को टिकट यहाँ से मिल सकता था, उनके बजाय हेमंत कटारे पर कांग्रेस ने यहाँ पर भरोसा जताया, और उसके बाद में यहाँ पर मुकाबले की जो तस्वीर है वो काफी कड़ी नजर आती है। निश्चित तौर पर जो मुद्दा पूरे प्रदेश में हावी है, जिन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी चुनाव लड़ रही है, वहां पर कम से कम गद्दार वर्सेस वफादार का मुद्दा तो है ही है, पर लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जातिवाद का हावी है। इसके अलावा गोद सीट की बात करें तो चूंकि ये रिजर्व सीट है, यहाँ पर निर्णायक भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं जो क्षत्रिय और ब्राह्मण मतदाता है वो यहाँ पर निभाएंगे। रणवीर जाटव को लेकर जो एक बात कही जा रही थी कि जो गद्दार वर्सेस वफादार का मुद्दा उनके लिए हो सकता है, पर लेकिन मेवाराम जाटव जो है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी काफी संघर्ष किया है। एक मिडिल क्लास फैमिली से वो भी आते हैं, और ये माना जा रहा है कि यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला जो है देखने को मिलेगा। बीजेपी ने यहाँ पर स्थितियां सामान्य करने के लिए जो पूर्व विधायक और मंत्री थे लाल सिंह आर्य, उनको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है। ये उनकी परंपरागत सीट रही है, इनसे वो चुनाव लड़ते रहे और पिछली बार रणवीर जाटव से वो चुनाव हारे थे। वहीं पर अगर मुरैना की 5 सीटों की बात करें तो वहां पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि जातिगत आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुर्जर, क्षत्रिय, ब्राह्मण और जो धाकड़ और करार मतदाता है, ये कहीं ना कहीं मूल सेंटिमेंट अब की बार ये बगावत के साथ साथ ये जातिवाद रहेगा। थोड़ा सा वक्त कम था, वरना और एलाबोरेट करके जो आप बता रहे हैं वो सारी चीजें हम दर्शकों तक पहुंचाते और आगे भी पहुंचाएंगे। आप सबकी नजर जिन सीटों पर है, आपके द्वारा एक एक जगह का पूरा कवरेज, हर एक क्षेत्र का पूरा हाल हम दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल आप सबका बहुत धन्यवाद। चुनाव के लिए पूरा प्रदेश तैयार है, मतदान दल रवाना हो रहे हैं, आप भी तैयार हो जाए। अगर आपके इलाके में चुनाव है, वोट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।